नमस्कार। आज इस सेशन के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। मेरे कई वर्षों की साधना में ये प्रश्न मेरे पास कई बार आया है, अलग अलग रूप में आया है। तो इस चीज़ पे डिस्कशन मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली अनुभव किया है अपनी लाइफ में कि पीपल आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और हाल ही फ़िलहाल में कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, जो कि प्रश्न मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसमें कि उसी टॉपिक के बारे में बात की गई है। उस टॉपिक का नाम है भंग अवस्था। सो क्विकली सबसे पहले वो प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उन प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है। रिद्यान जी हमसे पूछते हैं, हाय, आई एम ओल्ड स्टूडेंट ऑफ विपसना। आई वॉच्ड ऑल योर वीडियोज़, ऑल इन्फॉर्मेशन यू आर डिलीवरिंग आर डीप। थैंक यू सो मच सर. And it shows your 12 years of experience and understanding. Please make video on Bhang Avastha, which I had experienced in my first course. I want to know your opinion about it. Mangal no. So Ridyan ji, thank you so much for asking this question. I am very much glad to answer you. और एक दूसरे क्वेश्चन के अंदर शीना जी हमसे पूछती हैं, Did you experience Bhang Avastha? What after this state? So इन प्रश्न से हम समझे हैं कि इन दोनों ही प्रश्नों के अंदर हमसे भंग अवस्था के बारे में एक उत्सुकता है कि जानने की कि भंग अवस्था मुझे अगर हुई तो मुझे कैसा महसूस हुआ। अगर तो मुझे भंग अवस्था का मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या मैंने नहीं किया है, इन दोनों ही कंडीशन में आपके लिए वो अनुभव एक कोरी कल्पना है, आपके लिए वो तजुर्बा एक कोरी कल्पना है। तो चाहे मैंने उस अवस्था को महसूस किया हो या ना किया हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए वो व्यर्थ की बात हुई। ये जो मैंने कहा, इसको समझाने के लिए, इसको अच्छी तरह से आपको बताने के लिए, और जो वो अवस्था है भंग अवस्था, उसके बारे में भी विस्तार से बात करने के लिए छोटे छोटे मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। वो देखेंगे तो आपको अपना जो प्रश्न है वो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उसका एक उत्तर क्या है। ये वीडियो मैं आप दोनों के लिए, शीना जी और रिद्यान जी, आप दोनों के लिए बना रहा हूँ। साथ में मेरे जो वो सब व्यूअर्स, वो सब सीनियर मेडिटेटर्स या जो अभी न्यू मेडिटेटर्स हैं और उन्होंने कहीं से जाना है भंग अवस्था के बारे में, उनके मन में जो भी प्रश्न हो रहा होगा कि भंग अवस्था है क्या भंग अवस्था ऐसी होती होगी या ऐसी होती होगी, हम इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अभी तक उस अवस्था का हमने क्यों नहीं आनंद लिया, उस अवस्था का क्यों नहीं हमने अभी तक महसूस किया। तो आज हम उस बारे में एक बार क्विकली बात करेंगे कि वो भंग अवस्था क्या है और किस प्रकार से इसका महत्व हम सबके जीवन के अंदर होता है। भंग अवस्था मेरे जीवन में आई है या नहीं आई है, वो मेरे जीवन की जर्नी है, मेरे जीवन की सच्चाई है, मेरे अध्यात्म के रास्ते की एक पर्टिकुलर स्टेट है, अवस्था है। वो मेरी जर्नी है, वो मेरी एक सफ़र है। आपके जीवन का सफ़र, आपके अध्यात्म का सफ़र, आपकी मेडिटेशन का सफ़र, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, वो एंटायरली डिफरेंट है मुझसे, क्योंकि आपका जीवन डिफरेंट है मुझसे। सो आज इसी बारे में बात करेंगे हम। तो शीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा, और हम सभी लोगों को इस चीज़ से सहायता मिलेगी कि मेरी भंग अवस्था से मुझे क्या लाभ हो पाया, और वो जो मेरी अवस्था है उससे क्या आपको कोई लाभ हो सकता है, क्या भंग अवस्था असली में होती है। साथ में ही रिद्यान जी ने जो प्रश्न पूछा है उससे भी हमें बहुत ज़्यादा एक लाभ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ एक प्रश्न के भाग पूछे हैं। सो उस भाग के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो रिद्यान जी, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, इसमें एक छोटे छोटे मैं कुछ पार्ट्स देख पा रहा हूँ, उनके बारे में क्विकली मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मेंशन की हैं। पहला तो मैं ये देख रहा हूँ कि यू आर सेइंग यू आर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ विपसना, और जब आप कह रहे हैं कि यू हैड एक्सपीरियंस्ड इन योर फर्स्ट कोर्स, दैट मीन्स आपने एक से ज़्यादा कोर्स किए हैं, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। सेकंड, आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भंग अवस्था के बारे में। सो रिद्यान जी, जब हम ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो ओल्ड स्टूडेंट का मतलब ये है कि हम 10 दिन का शिविर एटलीस्ट 2, 3 या एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा बार आपने ये कोर्स किए हों। 10 दिन के जो हम कोर्स करते हैं, उसका उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम इस विद्या को शुद्ध रूप में, जिस तरह से हमें इसे ग्रहण करना चाहिए, उसी तरह से सीख कर आएँ।
और हमने सीखा है, आपने, मैंने, करोड़ों लोगों ने, और हम सुबह शाम इसका अभ्यास कर रहे हैं। जब हम गुरुजी के प्रवचन सुनते हैं 10 दिन तक, वो हर क्षण हमारे साथ वहाँ रहते हैं। हर क्षण मतलब फिजिकली तो वो प्रेजेंट नहीं होते, बट यस, उनका ज्ञान, उनकी नॉलेज, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके निर्देश हर वक्त हम सजग रूप से, अलर्ट रूप से ध्यान रखते हैं और हर एक निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सबसे पहले 2 मोटिव हैं। पहला, हमें इस विद्या को शुद्ध रूप से जैसे कि ये है वैसे ही सीखना है। दूसरा, वो सीखना क्यों है? वो इसलिए सीखना है क्योंकि हम सब अपने जीवन में व्याकुल हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब है। उस चीज़ को हमें निकालना है, उस चीज़ से छुटकारा पाना है। बहुत हो गया, बहुत हो गया इस व्याकुलता का ड्रामा, इसे ख़त्म करना है और एक खुशहाल, एक आनंदमय जीवन जीना है। दैट वॉज अवर मोटिव, दैट इज़ अवर मोटिव। तो जब हम 10-10 दिन के वो कोर्स करके आए हैं और 10 दिन में गुरुजी की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम बहुत माइन्यूटली फॉलो भी करते हैं। गुरुजी हमें बहुत ही प्यार से और बहुत ही सहजता से इस चीज़ को समझाते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का, कि स्टेट मतलब अवस्था को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपनी व्याकुलता का निवारण करना। जो ये स्टेजेस होती हैं, जो ये स्टेट्स होती हैं, जो ये अवस्थाएं होती हैं, ये छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं हमारे अध्यात्म के रास्ते पे, हमारे अध्यात्म के सफ़र में। और जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं, ये स्टेशन आते जाते हैं। सब ये गुरुजी हमें बताते हैं। गुरुजी हमें बहुत प्यार से इस चीज़ को समझाते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं, जो स्टेट्स हैं, ये जो अवस्थाएं हैं, इनके प्रति क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। ये स्टेजेस किसी की लाइफ में कभी भी आती हैं। मतलब जैसे आपने और मैंने आज से ही ये साधना शुरू करी, हो सकता है मेरे जीवन में वो जो स्टेज है वो 1 साल बाद आए, हो सकता है आपके लिए वो स्टेज 10 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 10 साल में आ जाए। वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि हम दोनों के जीवन की स्थिति क्या है, हम दोनों की अपनी समझ क्या है, हम दोनों की अपनी सेंसेशंस, अपनी जर्नी जो इस जीवन की रही है वो क्या है। क्या आपकी और मेरा सफ़र एक जैसा होगा अब तक का? जैसी सिचुएशन में मैं पला बड़ा हूँ, मैं रहा हूँ, या जिस तरह से मैंने अपना जीवन अभी तक व्यतीत किया है, क्या आपने भी वैसा ही किया होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान का जर्नी, हर एक इंसान का सफ़र अलग है, उसका तजुर्बा अलग है, उसकी सेंसेशंस अलग हैं। वो जो समझता है, वो जो फील करता है, वो यूनिक है। तो जो वो फील करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, जो अनुभव करता है, जब वो चीज़ अलग है तो उसके अध्यात्म के रास्ते का सफ़र भी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस का होता है, सबका अलग अलग तरीके का होता है। कुछ कैसा हो सकता है, कुछ कैसा हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। जब हम 10-10 दिन के शिविर करके आते हैं गुरुजी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके इंस्ट्रक्शंस को हम अपने जीवन में उसी तरह से शुद्ध रूप से उतारें जैसे कि हमें बताई गई हैं। तभी इस साधना का हमें लाभ आएगा, जब भी हम इस साधना को समझ पाएंगे, इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो अवस्थाएं हमें प्राप्त करना मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव जो है वो समता से आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात हमने एक करी। अब हम दूसरे पक्ष पे आते हैं। ये अवस्थाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? ये जो अवस्थाएं होती हैं स्टेट ऑफ माइंड हैं। गुरुजी हमें बताते हैं कि हमारे चित्तवृत्तियाँ होती हैं, कुछ प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, वो उसके नंबर्स भी बताते हैं। वो चित्तवृत्तियाँ तो आती जाएंगी। चित्तवृत्तियों का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। इस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा है तो एक चित्तवृत्ति, उस गुस्से के भी कुछ अलग अलग पक्ष हो सकते हैं। वो एक गुस्सा प्रेम पूर्वक आता है, एक गुस्सा कटुता पूर्वक आता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये उसकी भी 2 भाग हो गए चित्तवृत्तियों के। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है कि मेरा जो स्टेट इस टाइम है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो किस तरीके का है। तो मेरे चित्त की जो इस टाइम जो चित्त की वृत्ति है, मेरी जो चित्त की चेतना है,
उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे मेरा जीवन बढ़ रहा है। कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है मेरे जीवन में, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे जीवन में कोई भी प्रकार की चित्तवृत्ति आती है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे मन में और मेरे शरीर में एक प्रकार की संवेदना होती है। ये तो हम जानते हैं, ओल्ड स्टूडेंट आप हैं, ओल्ड स्टूडेंट मैं हूँ। और जैसे ही वो उस प्रकार की सेंसेशंस और उस प्रकार की संवेदनाएं हमें होती हैं तो वो चित्तवृत्ति हमें महसूस होती है कि हाँ, ये चित्तवृत्ति इस टाइम मेरे मन में उजागर हुई है। अब जब ये चित्तवृत्ति मेरे मन में उजागर हुई है तो सपोज मैं इसको नाम देता हूं XYZ चित्तवृत्ति, XYZ अवस्था, XYZ स्टेट। जैसे भंग अवस्था, ऐसे ही कोई और अवस्था हो सकती है। तो मैंने एक अवस्था का नाम दिया XYZ अवस्था, समझाने के तौर पे, उदाहरण के तौर पे। मेरे मन में ये XYZ अवस्था इस वक्त आई है। अब मेरे मन में XYZ अवस्था आई है। उस अवस्था के आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? मेरा अपना ज्ञान हो सकता है, मेरे इस प्रकार की जो लाइफ में सिचुएशन चल रही हैं, सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसके कारण से मेरे मन में सेंसेशंस आ सकती हैं। मेरे मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उस वजह से मेरे मन में सेंसेशंस आ सकती हैं। जो ये टाइम पीरियड चल रहा है मेरे जीवन का, उस वजह से मेरे मन में ये सेंसेशंस आ सकती हैं। या जिस मौसम में मैं रह रहा हूँ उस मौसम में ताप कैसा है, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, उस वजह से सेंसेशंस आ सकती हैं। या मैं दुनिया के किस भाग में रह रहा हूँ, उस भाग का कल्चर क्या है, वहाँ का एक रिदमिक पैटर्न कैसा है लाइफ का, उस वजह से मेरे मन में सेंसेशंस आ सकती हैं। या हो सकता है इन सभी तरीकों के मिक्सचर से मेरे मन में सेंसेशंस आ सकती हैं। मतलब मेरे जो वो XYZ स्टेट मेरे मन में आई, इस वक्त जो मेरे चित्त की जो चेतना है, जो इस टाइम जो अवस्था मैं महसूस कर रहा हूँ XYZ स्टेट, वो उस कारण से आई है। और उसे मैं समझकर कि इस वक्त मेरे जब वो अवस्था मेरे मन में आई है तो हो सकता है मेरी इस जगह कंधे पे कुछ सुरसुराहट सी हो रही है। मैंने एक शब्द बोला, कंधे पे सुरसुराहट सी हो रही है। अब ये जो सुरसुराहट सी मेरे कंधे पे हो रही है, ये मैं बैठ गया और एक मेरे पास मेरे मित्र आए जो भी साधना मेरे साथ करते थे। मैंने उनको बताया कि मैंने आज XYZ स्टेट का अनुभव किया। उन्होंने कहा अच्छा कैसा होता है? मैंने कहा देखो यहाँ पे कंधे पे सुरसुराहट सी हुई। अच्छा, कंधे पे सुरसुराहट सी हुई, ठीक है। XYZ स्टेट बहुत अच्छी स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस अनुभव ने किया है तो हो सकता है अच्छा हो। वो गए बेचारे, बैठ गए। विपश्यना तो की नहीं, जो प्रकार से साधना शुद्ध रूप से हमें करनी थी, व्याकुलता का निवारण करना था, वो तो करा नहीं और बैठे हैं। अब बैठे बैठे यहाँ तो कंधे पे कुछ सुरसुराहट हो ही नहीं रही। पहली बात, ये जो वर्ड है सुरसुराहट, इस सुरसुराहट का अर्थ क्या है? कई लोग सुरसुराहट का अर्थ समझते हैं कि जब चींटी चलती है आपके शरीर के ऊपर तो सुरसुराहट है। कई ये समझ सकते हैं कि जब मकड़ी चलती है तो मकड़ी के जो पैर के चलने की धीरे 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 संवेदना होगी ना हमारे शरीर पे, वो सुरसुराहट है। कई सोचेंगे कि जब हल्का सा एक रेशमी एक कपड़ा हमारे शरीर से ऐसे जाता है और उसकी जो छूने की हमारे को सेंसेशन होती है, वो सुरसुराहट है। कई सोचेंगे जब पैर सो जाता है, हम कहते हैं ना पैर सो गया, हाथ सो गया, झंझनाहट सी हो रही है एकदम से, वो हम हिलता नहीं है, बहुत अजीब सा लगता है। फिर थोड़ी देर हम बैठे रहते हैं और बिल्कुल पैर ऐसा हो जाता है जैसे सुन्न हो गया हो, बिल्कुल निश्चल हो गया हो सकता है कोई लोग उसे सुरसुराहट मानते हो। तो सुरसुराहट की पहले तो अलग अलग डेफिनेशन है। सेकेंडली चलो सबकी डेफिनेशन एक ही सही। अब वो सुरसुराहट जो है वो कंधे पे कैसे हो? कंधे पे तो हो ही नहीं रही। अब वो इमेजिन कर रहा है कंधे पर सुरसुराहट हो रही है, फिर धीरे से उसने कंधा हिलाया, हुई नहीं हुई, नहीं हुई। बेचारा एक रुमाल लेके बैठ गया अपने कंधे पे और जैसे साधना कर रहा है धीरे धीरे रुमाल नीचे खींच रहा है, हुई नहीं हुई सुरसुराहट, नहीं हुई। हमें तो XYZ अवस्था चाहिए, अब यहाँ पर समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हो सकता है वो XYZ अवस्था असली में हो सकता है वो भंग अवस्था असली में हो। तो असली में अगर वो होगी तो जब वो अवस्था आएगी, जब मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना
सूक्ष्म होगा कि मैं उस अवस्था को पकड़ सकूं, तो वो अवस्था आएगी, मैं उस अवस्था को पकड़ूंगा, फील करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। वो अवस्था हमेशा तो रहने नहीं वाली। स्टेट ऑफ माइंड, मेरी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज होंगे, मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा, मेरे चित्त की चेतना चेंज होगी, मेरी संवेदनाएं चेंज होंगी, उस प्रकार से वो स्टेट भी चेंज हो जाएगी। चित्त की वृत्ति तो है वो भी, तो वो जो अवस्था है, जो स्टेज है, वो भी तो एक पर्टिकुलर अभी आई है। जैसे जैसे मेरी जर्नी चल रही है लाइफ की, जैसे जैसे मेरा समय काल चल रहा है, तो एक स्टेट मेरे मन में आई है। सब बदल जाता है, सब परिवर्तनशील है। वो भी बदल गई, वो भी चली गई। अगर वो स्टेट हमेशा ही रहे, वही अल्टीमेट एक रिजल्ट है, तब तो ठीक है, उसे पकड़े बैठे रहो, तब तो कहीं जाने नहीं वाली। पर पहली बात, वो जो स्टेट आएगी उसे ज्ञात कैसे करोगे कि हाँ ये वही भंग अवस्था है, या ये XYZ स्टेट है, या ये भंग स्टेट है। भंग का मतलब क्या है? टोटल डिसोल्यूशन। जिस इंसान ने भंग अवस्था या किसी भी प्रकार की अवस्था का अनुभव किया है, वो शब्दों में नहीं बोलेगा, ना बोल सकता। ये बात सत्य है, गुरुजी भी कहते हैं। और जो इंसान, खुद सोचिए, इस चीज़ को फील कर रहा होगा, मतलब भंग अवस्था को उसने फील किया है। भंग अवस्था एक प्रकार का स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें एक प्रकार की कोई सेंसेशंस होती हैं। वो अवस्था सेंसेस के परे हो सकती है, जो हमारे अपने सेंसेस हैं। वो अवस्था कुछ इस तरीके की हो सकती है कि इन प्रकार की सेंसेशंस से कुछ मैं परे चला गया। परे मतलब इन सेंसेशन से हटकर कुछ एक प्रकार की अनोखी सेंसेशन मुझे हुई, क्योंकि मैं इन सेंसेशंस को समता से देखा जा रहा हूँ। समता से क्योंकि देखा जा रहा हूँ, तो ना इन्हें अच्छा मान रहा ना बुरा मान रहा। जब मैंने अच्छा नहीं मान रहा, बुरा नहीं मान रहा, और मेरा एक सफ़र में चला जा रहा हूँ, और हो सकता है 1 सेकंड के 100वें हिस्से, नैनो सेकंड में हमारे मन में कुछ हुआ और एकदम से चला गया, बड़ा अच्छा सा लगा। जब ये अवस्था मेरे मन में आती है, इस प्रकार की कोई अवस्था मेरे मन में आई और वो चली गई, मैंने इस अवस्था को नाम दे दिया भंग अवस्था, सपोजिटली, एक एग्जाम्पल है। अब ज़रूरी है कि आपके मन में भी वो अवस्था है, या आप उस अवस्था को ढूंढने लगें। यदि तो आप उस अवस्था को ढूंढ रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं राग उत्पन्न हो रहा है, क्रेविंग उत्पन्न हो रही है। विपश्यना हमें ये नहीं सिखाती। हमें उस क्रेविंग को हटाना है, क्योंकि उस क्रेविंग की वजह से हमारे मन में कहीं ना कहीं व्याकुलता उत्पन्न होगी, आज नहीं तो कल होगी। और जितनी क्रेविंग हम उत्पन्न करते जाएंगे, जितना उसके प्रति राग करते जाएंगे, इन अवस्थाओं को ढूंढते जाएंगे, हमारी जो साधना का शुद्ध रूप है वो हमसे हटता चला जाएगा, और हमारी व्याकुलता का कभी भी निवारण नहीं होगा, जो कि हमारा अल्टीमेटली एक मोटिव है। शांत मन से, खुशहाल मन से, स्थिर मन से जीवन को वैसे जीना जैसे जीना चाहिए। व्याकुलता को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना अपनी लाइफ से, वो तो कभी हो नहीं पाएगा, और हम इसी प्रकार की अवस्थाओं के अंदर उलझे रहेंगे। अवस्था किसी भी प्रकार के स्टेशंस हो सकते हैं। एक ये स्टेशन है, एक और स्टेशन का मैं आज आपको नाम बता दूं, 1-2 और स्टेशंस का नाम मैं आपको बता दूं, उससे क्या लाभ होगा? जो बता रहा है, अगर उसने सही में तजुर्बा किया है, तो उसको उस चीज़ का ज्ञान है कि जो स्टेज उसके लिए है, वही सेम स्टेज किसी और के लिए नहीं है। वो स्टेज उसके लिए तब होगी जब वो स्टेज पे आएगा, उसे खुद पता चलेगा, उसे खुद महसूस होगा। और महसूस हो या ना हो, वो स्टेज पे आए ना आए, क्या पता वो स्टेज पे आए भी और उसे पता ही ना चले कि मैं आ गया, क्या लाभ है? पता चले ना चले, स्टेजेस को थोड़ी पता करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है तो व्याकुलता को हटाना है, विपश्यना करना है, उस स्टेज की सेंसेशन को भी समता से देखना है। यह भी बदल जाएगा, और बदल जाता है। ये जो स्टेज आती है, जो अवस्थाएं आती हैं, भंग अवस्था है, कोई और XYZ अवस्था है, इन अवस्थाओं की एक पर्टिकुलर सेंसेशन होती है लाइफ में, मन में, शरीर में, उस समय। और उस सेंसेशन के विपरीत ही मैं बोलता हूँ कि हाँ, इस अवस्था में मैं हूँ, और मेरा काम क्या है, उसे भी समता से देखना। यह भी बदल जाएगा और बदल जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मन की जो भी चेतना है, मन की जो भी स्थिति है, मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज होता है, इसी प्रकार ये अवस्था भी चेंज होती है। ये भी तो स्टेट ऑफ माइंड है। तो पहली बात, जो इंसान ने इस चीज़ का तजुर्बा किया है, उसको इस चीज़ का भी ज्ञान है, इस चीज़ की भी विजडम है, समझ है कि व्यर्थ की बात नहीं बोलनी। उसे बोलकर फ़ायदा क्या होगा? वो भ्रमित करेगा किसी को, और वो जो भ्रमित कर रहा है वो खुद भी भ्रमित हो रहा है, और जो सुन रहा है वो भी भ्रमित हो रहा है।
और दोनों की जो साधना है वो कहीं हैम्पर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। हमारा जो उद्देश्य था वो तो व्याकुलता को हटाना था, पर हम इस क्रेविंग की वजह से, राग की वजह से बहते चले गए और अपने मेन उद्देश्य से अलग हट गए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तो उस इंसान ने कभी भी उस स्टेज की तजुर्बा ही नहीं किया, उस अवस्था का कभी ज्ञान ही नहीं है उसे, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है, तो व्यर्थ की बात कर रहा है, क्योंकि पता नहीं है लेकिन कहीं से सुन लिया, लेकिन वो बोलना ज़रूरी है, वो बोलेगा क्योंकि उसने दिखाना है कि हाँ मुझे भी इस अवस्था का ज्ञान है। व्यर्थ की बात हुई। तीसरी बात, जो इंसान सुन रहा है वो किस मोटिव से सुन रहा है, क्योंकि उसे उस अवस्था को तजुर्बा करना है जो कि किसी और इंसान ने तजुर्बा किया है। क्या ये व्यर्थ की बात नहीं हुई? क्योंकि जिस इंसान ने उस चीज़ का अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो जैसे कि मैंने बताया कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसने उस चीज़ की सेंसेशन को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है। तो जब वो इंसान जो सुन रहा है वो उस स्टेज पे आएगा तो अपने आप तजुर्बा कर लेगा, वो आए ना आए। वो स्टेज जब वो आएगी, उसका मतलब क्या है, स्टेज का क्या मतलब है, वो सेंसेशंस आएंगी उसके लाइफ में, उसके मन में, उसके शरीर में। तो वो जो सेंसेशंस आएंगी उस समय उसके शरीर में, चाहे कितने भी समय के लिए आए, वह भी बदल जाएंगी, वह भी चली जाएंगी। तो मेन जो हमारा मोटिव है वो इन प्रकार की सेंसेशंस के प्रति क्रेविंग करना नहीं है, क्योंकि ये जो सेंसेशंस हैं, जो अवस्थाएं हैं, ये भी उसी प्रकार से हैं जैसे कि आप इस वक्त बैठे, आपको सर्दी लग रही है, थोड़ी देर में आपको गर्मी लगने लगी। स्टेट ऑफ माइंड है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। सर्दी हो सकता है, आपको हल्का सा जुकाम बुखार हो रहा हो तो आपको हल्की से ठंडक महसूस हो रही हो। कई बार होता है ना, गर्मी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें ताप होता है, फीवर होता है, तो अंदर से हमें ठंड लगती है। भाई इतनी गर्मी हो रही है, पसीना लग रहा है, लेकिन फिर भी ठंड लगती है और हमारा मन करता है हम थोड़ा 2-4 चादर ओढ़कर सो जाएं। तो ये ठंड कहाँ से आ रही है? अंदर से ही तो आ रही है। और हो सकता है कि असली में ठंड हो, उस ठंड की वजह से ही आपको ठंड लग रही हो। तो चाहे किसी भी प्रकार से ठंड लगी, वो संवेदना अंदर हुई कि ठंड लगी, ये एक अवस्था है। इसी प्रकार से भंग अवस्था है, टोटल डिसोल्यूशन एक अवस्था है। तो इन पर्टिकुलर अवस्थाओं का, इन पर्टिकुलर स्टेजेस का, स्टेट्स का हमें कभी भी क्रेविंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट आवर मोटिव। वी आर ओल्ड स्टूडेंट, वी आर हेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, टू चेंज समथिंग, to see everything with the equanimous mind that everything is going to be changed, and yes, everything is changing. समता से देखना, हर चीज़ को ना अच्छा मानना ना बुरा मानना, ना क्रेविंग करना ना अवर्जन करना, ये हमारा उद्देश्य है और यही तो हम करते हैं। यही तो विपश्यना के 1 घंटे के अधिष्ठान में जो हम सुबह शाम बैठते हैं, यही तो करते हैं और इसी के प्रति हम अपने दिमाग को अभ्यस्त करते हैं। और जब हमारा दिमाग अभ्यस्त होता जाता है तो हम प्रकार की कोई भी सिचुएशन लाइफ में आती है, हमारे को समता से देखना सीख जाते हैं। हम ना उसे अच्छा मानते ना बुरा मानते, और हम जानते हैं कि एक समय पे ये भी बदल जाएगा, और वो बदल जाता है और हम एक शांति का, एक पीस का अनुभव करते हैं मन में। दैट इज़ आवर ओनली मोटिव। तो इन अवस्थाओं के प्रति ना तो बोलने वाले का कोई लाभ है ना सुनने वाले का कोई लाभ है। बोलने वाले ने समय व्यर्थ किया बोलकर, सुनने वाले ने समय व्यर्थ किया सुनकर। तो एक चीज़ आप और यहाँ पर कह रहे हैं कि विच प्लीज़ मेक वीडियो ऑन भंग अवस्था विच आई हैड एक्सपीरियंस्ड इन माई फर्स्ट कोर्स। तो सर आप मुझे बताइए, जब आप फर्स्ट कोर्स में गए थे तो आपको फर्स्ट कोर्स में ये चीज़ का तजुर्बा हुआ कि आपको भंग अवस्था का ज्ञान हुआ? 2 प्रश्न यहाँ पर मेरे हैं। पहला, आपको कैसे उस समय इस चीज़ को ज्ञात आप कर पाए कि जो ये अवस्था आपके मन में आई ये भंग अवस्था ही है? मतलब आपको उस अवस्था का ज्ञान था पहले से। अब वो जो ज्ञान था, इसका मतलब या तो आपने वो अवस्था फर्स्ट कोर्स से पहले तजुर्बा आप कहीं कर चुके थे, कहीं हो सकता है आप किसी और प्रकार की मेडिटेशन में गए हो, या आपने कहीं से कुछ सुना हो, उस सुनने की वजह से आपने कल्पना करी हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, इमेजिन किया हो हाँ ऐसा होता है। तो वो इमेजिनेशन क्योंकि मन में चल रही है और उस वक्त आप बैठे हैं, वो इमेजिनेशन और उस वक्त की सर्कमस्टांसेस दोनों को मिलकर एक प्रकार की अनोखी सेंसेशन आपके मन में उत्पन्न हुई, और वो जो अनोखी सेंसेशन उत्पन्न हुई उसको आपका माइंड कहीं रिलेट कर गया भंग अवस्था से। पहला ये हो सकता है वो असली की भंग अवस्था हो, क्या पता। मेरी जो भंग अवस्था मेरे लिए है वो मेरी अवस्था है, आपके लिए भंग अवस्था जो आएगी वो आपकी आएगी। मेरी और आपकी दोनों की अवस्थाएं सेम नहीं होंगी। जिस प्रकार से मुझे इस वक्त अगर गुस्सा आता है तो मेरा गुस्सा प्रकट करने का, मेरा गुस्सा महसूस करने का मेरा अपना एक तरीका है,
इसी प्रकार से आपका अपना गुस्सा व्यक्त करने का, अपना गुस्सा महसूस करने का अपना तरीका है। तो ये जो गुस्से की अवस्था है, जो स्टेट ऑफ एंगर है, ये हम दोनों का डिफरेंट है। इसी प्रकार से जो भंग अवस्था है, स्टेट ऑफ टोटल डिसोल्यूशन है, ये हम दोनों का डिफरेंट है, हर एक का डिफरेंट है। तो कोई एक, मान लो कोई एक बहुत बुद्धिजीवी आकर ये कहता है कि हाँ भंग अवस्था ऐसी ऐसी होती है, तो व्यर्थ की बात। भंग अवस्था एक पर्टिकुलर की ऐसी अवस्था हो सकती है जो आपके सेंसेस से परे है। तो वो अवस्था क्या है, वो आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अध्यात्म के रास्ते पे उसे समझेंगे। वो अवस्था आएगी, कोई क्रेविंग नहीं है, कोई अवर्जन नहीं है, आई है, सेंसेशन ही तो है, एक प्रकार की सेंसेशन ही तो है, बदलेगी 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 बदलेगी, बदल गई, फिर कुछ एक नई प्रकार की सेंसेशन हमारे मन में आएगी। इसे बस जान रहे हैं, ना कोई राग है ना द्वेष है, ना क्रेविंग है ना अवर्जन है, बस जान रहे हैं, बदल गई, सब बदल जाता है। विपश्यना हमें यह सिखाती है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के प्रति कोई क्रेविंग नहीं है। तो जो फर्स्ट आप कोर्स में बैठे, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, वो भंग अवस्था थी या नहीं थी उससे कोई लाभ नहीं है। मेन लाभ ये है, जिस प्रकार से शुद्ध रूप से विपश्यना आपने सीखी है, उसे हम वैसे ही गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाएं, हमें अपने जीवन में बहुत लाभ आएगा। कई प्रकार की अवस्थाएं आएंगी आपकी लाइफ में, मेरे भी लाइफ में कई प्रकार की अवस्था आएंगी, आ चुकी हैं, आपकी भी लाइफ में आ चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर अवस्था के प्रति सोच के बैठे कि हाँ ये अवस्था कैसी होती होगी, ये अवस्था कैसी होती होगी, ये अवस्था क्या ऐसी होती होगी। कोई लाभ नहीं है, कैसे भी होती होगी, जब आएगी उसे भी देख लेंगे, ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, समता से देखेंगे, सब बदल जाता है, यह भी बदल जाएगा, बदल ही जाएगा। गुस्से में कोई बैठा है क्या पूरी जिंदगी गुस्से में बैठा रहेगा? वो भी तो स्टेट ऑफ माइंड है, बदल गया ना। तो ये अवस्थाएं भी बदल जाएंगी, सब अवस्था ही तो है, स्टेट ऑफ माइंड ही तो है। किसी भी प्रकार की मेडिटेशन का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये होना चाहिए कि हमारी व्याकुलता को वो दूर कर रही है। हमारी मेडिटेशन कितनी अच्छी चल रही है उसको मापने का, उसको ज्ञात करने का पैरामीटर यह नहीं है कि हमने कौन कौन सी अवस्थाएं को प्राप्त कर लिया। नॉट एट ऑल। जो ये चीज़ समझते हैं, जो ये सोचते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जो ये चीज़ समझते हैं, जो चीज़ इस चीज़ को मान के चलते हैं कि मेरी मेडिटेशन कितनी अच्छी चल रही है, उसको ज्ञात करने का पैरामीटर ये है कि मैंने कौन कौन सी अवस्थाओं को, स्टेट्स को प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। ये एंटायरली रॉन्ग है। नहीं, ऐसा अगर करते रहेंगे व्याकुलता कभी नहीं जाएगी, उस विशेष साइकिल के अंदर उलझे रहेंगे। और हमारा उद्देश्य उस साइकिल को तोड़ना है, आज़ाद होना है, फ्री होना है, लिबरेट होना है। वो हम तभी हो सकते हैं जब इस प्रकार के जाल है, इस जाल से हम बाहर आ पाएँ। हमारी जो मेडिटेशन है वो कितनी अच्छी हो रही है, इसको मापने का पैरामीटर क्या है? इसको मापने का पैरामीटर सिर्फ इतना है कि हम व्याकुलता से कितना दूर हो रहे हैं, हमारा जीवन कितना शांतिमय होता जा रहा है, हम हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति पे, अपने इंटरनल थॉट्स पे प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, समता से देख रहे हैं, शांत मन से, समान भाव से उसको जान रहे हैं कि यह भी बदल जाएगा और बदल जाता है। जितना हम इस भाव को पुष्ट करते जाते हैं, प्रज्ञा को पुष्ट करते जाते हैं कि यह भी बदल जाएगा और वो बदल जाता है, समता से देखते हैं, ना राग करते ना द्वेष करते, जितनी जितनी प्रज्ञा पुष्ट होती जाती है उतना उतना हम अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे मन से व्याकुलता दूर होती जाती है। क्योंकि राग और द्वेष हम जब जगाते हैं तो उसी ताने बाने में व्याकुल होते हैं, और वो जगाना हम छोड़ देते हैं, राग और द्वेष बनाना छोड़ देते हैं, तो व्याकुलता छोड़ देते हैं। और हमारी मेडिटेशन को मापने का क्या एक पैरामीटर है कि हम कितने व्याकुल नहीं हैं। जितने व्याकुल नहीं हैं उतनी हमारी मेडिटेशन अच्छी है। तो अवस्थाओं को प्राप्त करना हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव व्याकुलता को दूर करना है। तो उस पर ध्यान हमारा होना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता जाता है। सूक्ष्म मतलब इतना अभ्यस्त होता जाता है कि हमारे बहुत ही छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, माइन्यूट से माइन्यूट संवेदना को, सेंसेशन को शरीर की पकड़ता जाता है, महसूस करता जाता है। हमारा जो माइंड है वो जितना सूक्ष्म होता जाएगा और जितनी सूक्ष्म संवेदना को पकड़ता जाएगा उतना ही वो बहुत ही माइन्यूट सी जो हमारी सेंसेशन होती है हमारी बॉडी में, उसको ज्ञात करता जाएगा।
और जैसे 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 वो सूक्ष्म संवेदना को ज्ञात करता जा रहा है, उसे एक अलग प्रकार का तजुर्बा होगा, एक अलग प्रकार की हलन चलन का अनुभव होगा। तो वो उसके लिए नई एक हो सकती है अवस्था। क्यों? कुछ नया महसूस हो रहा है उसको। वो जो अवस्था उसके लिए नई महसूस हो रही है, इन्हीं में से एक अवस्था हो सकती है भंग अवस्था। अब जो अवस्था उसे सूक्ष्म, क्योंकि उसका माइंड होता जा रहा है, वो उसे फील हुई, वो अवस्था उसे फील हुई, उसने माना कि हाँ, मेरे मन में एक अवस्था है, मेरे मन में एक XYZ स्टेट है, और उसने उस चीज़ को फील किया। अगले ही क्षण किसी भी कारण से, हो सकता है एक्सटर्नल कोई फैक्टर हो, मौसम का हो, चित्त की कोई चेतना हो, किसी इंसान की कोई हमें बात याद आई हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, उस वजह से हमारे जो मन की स्टेट है वो चेंज हुई, और हमारा जो मन है वो अलग प्रकार की सेंसेशन को पकड़ा उसने। तो जो उसने पहले वाले क्षण जिसको हमने XYZ स्टेट कहा था, वो स्टेट चेंज होकर अभी वो स्टेट हमारी चेंज हो गई, बदल गई। तो हमने ना इसके प्रति क्रेव किया, ना अवर्जन किया, आगे बढ़ गए। अब जैसी हमारे स्थिति है, मन की चित्त की चेतना है, उसको देखा, उसको जाना, ना अच्छा माना ना बुरा माना, आगे बढ़ गए, समता से बने रहे, आगे बढ़ते चले गए। तो हमारा माइंड जितना जितना सूक्ष्म होता जा रहा है, वो अलग अलग प्रकार की संवेदना, अलग अलग प्रकार का अनुभव, तजुर्बा करता जा रहा है शरीर के अंदर ही अंदर। गुरुजी कहते हैं 3.5 हाथ की काया के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, वो यही है। जितना माइन्यूट होते चले जाएंगे, उतने बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट सेंसेशंस को हम पकड़ते चले जाएंगे। कल्पना नहीं करनी, कोई कल्पना नहीं है। जितनी कल्पनाओं में उलझेंगे, उतनी इन स्टेट्स में उलझेंगे। सो इन अवस्थाओं में हमें नहीं उलझना, हमें अपनी विपश्यना में आगे बढ़ना है, और हर एक स्थिति को ऐसे जानना है, यह भी बदल जाता है, और समता में उसे देखना है, ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। सो मेडिटेशन का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की व्याकुलता को, हमारे जीवन में जितनी भी व्याकुलता हैं, परेशानियां हैं, उसको अपने जीवन से हटाना, दूर करना। उस उद्देश्य को तो भूल गए और इन अवस्थाओं में उलझ के रह गए, तो कोई लाभ नहीं है। इन अवस्थाओं के प्रति हम राग जगाने लगे, ये अवस्था हमें चाहिए, कल्पना करने लगे, इमेजिन करने लगे, विजुअलाइजेशन का सहारा लेने लगे। तो जो शुद्ध रूप से इस क्षण की जो सत्यता है, उसको तो हम हटा गए और किसी प्रकार की क्रेविंग में उलझ गए। तो इस प्रकार की अवस्थाओं में उलझकर कुछ नहीं है। मेन चीज़ है कि वो अवस्था जब आएगी तो उसको जानेंगे। अवस्था आएगी, भंग अवस्था है, बिल्कुल है, पर वो जो भंग अवस्था है वो मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकती है समान हो सकती है अलग अलग हो, पर वो आपके लिए, जो आपकी जो अभी तक की जर्नी, आपका जो सफ़र है जीवन का, वो क्योंकि डिफरेंट है, तो आपकी जो अवस्था है वो भी डिफरेंट होगी। इस क्षण जैसा मुझे महसूस हो रहा है, कि आपको भी वैसा ही महसूस हो रहा है। तो जब वो अवस्था आएगी, किसी भी प्रकार की अवस्था है, भंग अवस्था है, XYZ अवस्था है, या किसी और अवस्था का नाम ले लीजिए, कई प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, तो वो जब स्थिति आएगी तो उसको उस तरह से जानेंगे जिस तरह से वो है, और उसको भी हम सिर्फ समता से जानेंगे, ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, यह भी बदल जाएगा। ठीक है, इस वक्त मेरे मन में ये स्थिति है, और वो अवस्था मेरे मन में क्यों है? क्योंकि कुछ सेंसेशंस मेरे मन में हैं, कुछ मेरे मन में संवेदनाएं हैं। जैसे जैसे मेरा मन सूक्ष्म होता जा रहा है और सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे मैं उन स्टेट्स का, उन अवस्थाओं का को ज्ञात करता जा रहा हूँ। पर उन अवस्थाओं के प्रति कोई राग नहीं है कि वो कब आएँ, वो कब आएँ। जब सूक्ष्म होगा मेरा मन, या मैं उस स्टेज पे पहुँचूँगा, मेरी मेडिटेशन स्टेट पे पहुँचेगी, तो वो अवस्था मुझे मिलेगी, और वो जो अवस्था मुझे मिलेगी वह भी बदल जाएगा। अब अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि आप जब फर्स्ट अपनी सिटिंग में बैठे होंगे, फर्स्ट आपने कोर्स किया होगा, तो आपने कहा कि आपको एक अवस्था का ज्ञान हुआ, एक अवस्था का आपने अनुभव किया। जो भी अनुभव हुआ, जो भी अवस्था थी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कि वो भंग अवस्था थी या नहीं थी। तो जो भी अवस्था का आपको तजुर्बा हुआ, जो ज्ञान हुआ, क्या वो अवस्था आज तक बनी हुई है? वो उस समय, उस क्षण के लिए आई और चली गई। मतलब वो संवेदना आपके मन में हुई, कुछ क्षण के लिए हुई और चली गई। तो ना उसे अच्छा माना ना बुरा माना, वह भी बदल गई,
तो जो अब स्टेज आएगी, जो अब अवस्था कभी भी आएगी, वह भी बदल जाएगी। तो कोई राग द्वेष नहीं है, कोई क्रेविंग अवर्जन नहीं है। जो जैसा आएगा उसे समता से जानेंगे और शांत मन से समता भरे चित्त से बैठे रहेंगे, उसे सिर्फ जानते रहेंगे। और विपश्यना हमें यही सिखाती है। सो शीना जी, जहाँ आप मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आफ्टर दिस स्टेट, व्हाट आफ्टर दिस स्टेट, दैट मीन्स इस क्षण के बाद क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो क्षण गया, टिक टिक टिक, इस क्षण के बाद जो क्षण आया उसमें क्या हुआ। विपश्यना से मैंने क्या सीखा कि जो क्षण आया उसकी सच्चाई को जाना, इस क्षण की जो सत्यता है उसको माना, उसको जाना, उसको स्वीकारा। वो जैसा है वैसा है, ना अच्छा माना ना बुरा माना, ना बदलने की चेष्टा करी। वो जैसा है वैसा है, उसको समता से बने हुए देखा और आगे बढ़ गया। अब जो नया क्षण आएगा, उस क्षण की जो सच्चाई होगी उसे समता से जानूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब जो क्षण आएगा उसकी जो सत्यता होगी उसको जानूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। इसी प्रकार से मेरे जीने की कला है। इसी प्रकार से हम सब की विपश्यना करने का एक तरीका है, एक उपचार है। इस साधना को शुद्ध रूप से अपनाने का, इस विद्या को शुद्ध रूप से करने का यही एक तरीका है। इसी प्रकार से जब भंग अवस्था मेरे मन में आई, वो इस क्षण के लिए आई हो सकता है अगले क्षण के लिए भी आई हो। तो इस क्षण आई, व्हाट आफ्टर दिस, नेक्स्ट मोमेंट, व्हाट आफ्टर दैट मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट। तो व्हाट आफ्टर दिस, नेक्स्ट मोमेंट। उस नेक्स्ट मोमेंट में जैसा भी फील हुआ होगा उसे समता से जाना, आगे बढ़ गए। भंग अवस्था आई, हो सकता है अगले क्षण भी मुझे भंग अवस्था का अनुभव हुआ हो, आगे बढ़ गए, समता से जाना। क्योंकि भंग अवस्था क्या है, वो भी एक सेंसेशन है, वो भी एक प्रकार की तरंगे हैं, वो भी एक प्रकार की संवेदनाएं हैं। क्योंकि संवेदनाएं तभी तो कुछ फीलिंग हो रही है, और वो फीलिंग हो रही है, उस फीलिंग को ही तो मैं एक अवस्था मान रहा हूँ, स्टेट मान रहा हूँ। दैट इज स्टेट ऑफ माई माइंड विच पीपल हैव स्टार्टेड टू से भंग अवस्था, क्योंकि उसका एक नामकरण करना ज़रूरी था उस अवस्था का। भंग अवस्था होती है, पर मैंने उसको जाना या नहीं जाना, मेरे जीवन में अवस्था आई या नहीं आई। मेरी विजडम उस अवस्था की वजह से, उस अवस्था को पाने की वजह से मेरी विजडम कितनी एनहांस हुई, वो तब निर्भर करता है जब मैं उस अवस्था को उसी प्रकार से टैकल करूं जिस प्रकार से करना चाहिए। अगर मैं उस अवस्था के आने पर उसका स्वाद लेने लगा, उस अवस्था के लिए क्रेविंग करने लगा, उस अवस्था पे आने पे गदगद होने लगा, इसका मतलब विपश्यना नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा हूँ। विपश्यना कब है, वो अवस्था आई, मैंने उसे जाना कि मेरे मन में, मेरे चित्त पे एक प्रकार की संवेदना है, एक सेंसेशन है, यह भी बदल जाएगा। कुछ क्षण उसे जाना, अगले क्षण व्हाट विल बी द नेक्स्ट जो भी क्षण आया उसकी जो सच्चाई उसे जाना और आगे बढ़ते चले गए, समता से अपना जीवन काटते चले गए। जब इस द्वारा से मैंने भंग अवस्था को महसूस किया, टैकल किया, फेस किया, एनकाउंटर किया, अंतर्मन से एक प्रकार का ज्ञान, एक प्रकार की विजडम हर एक के मन में उत्पन्न होती है। ना हम अच्छा मानते ना बुरा मानते, तो हम राग द्वेष के चक्रव्यूह से कट जाते हैं। और जहाँ हम इससे कटते हैं तो इन अवस्थाओं का जो आने का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कारण है, उस चीज़ को हम समझ पाते हैं। तो विपश्यना जिस तरह से करनी है उसी प्रकार से करना, शुद्ध रूप से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें हमारा जो जीवन है, हमारा जो परिवार है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनसे प्रमाण मिलता है। वो देखते हैं कि नहीं, कुछ चेंज है, हमारे अंदर फील होता है कुछ चेंज है। इन अवस्थाओं में उलझ के कुछ नहीं पड़ा। आज ये अवस्था है, कल कोई और अवस्था है, 3-4 अवस्थाएं और होंगी, 5-6 अवस्थाएं और होंगी। कितनी अवस्थाएं हैं, क्या स्टेट्स ही तो हैं, माइंड की स्टेट ही तो है। हर क्षण बदल रहा है माइंड, तो हर क्षण एक नई स्टेट आ रही है, अवस्था आ रही है, देते जाओ नाम उसे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इन अवस्थाओं के लिए क्रेविंग ना करें और समता से इन्हें भी जानें। ये भी एक प्रकार की सेंसेशंस होती है हमारे मन में जो आती हैं, हम समता से बने देखते हैं, ना अच्छा मानते ना बुरा मानते, और आगे बढ़ जाते हैं। प्रज्ञा पुष्ट होती रहती है। और इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में शांति का, सुकून का बहुत ही गहराई से अनुभव होता है। जाते जाते मैं एक छोटी सी आपको कहानी का उदाहरण दूंगा, जिससे हो सकता है कि आपको मेरी बात समझने में और मदद मिले। जीवन का उद्देश्य, जीवित रहने का जो एक प्रमाण है, वो हमें मिलता है जल से, पानी से, वाटर से। वाटर और जो पानी है, दैट इज़ द
प्राइम लिक्विड प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इज हेल्पफुल फॉर ह्यूमन लाइफ और एनी लाइफ। अच्छा, ये हम जानते हैं पानी से हमारी प्यास बुझती है। पानी को जब हम पीते हैं तो उससे हमें जीवन मिलता है, शक्ति मिलती है। ठीक है, अब हम एक कहानी सुनते हैं। एक इंसान था जो प्यासा था। वो एक इंसान के पास गया और उसने उससे पूछा कि भाई मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। तो उस इंसान ने कहा, ओ भाई, उसने पिया था पानी, उसको पता था कि हाँ इसे तो प्यास लगी है। तो उसने उसको कहा कि भाई आपको पानी पीना है तो आप एक काम करें, आप ऐसे उत्तर दिशा में चलें और उत्तर दिशा में जब आप चलेंगे पानी मिलेगा आपको, और पानी मिलेगा वो आप पी लेना, आपकी प्यास बुझ जाएगी। अब उस इंसान ने, जिसने उसको ये बताया रास्ता, उसने कुछ चिन्ह भी बताए, उसको कुछ सिंबल्स भी बताए, कुछ उसने इस प्रकार के मापदंड बताए कि उससे वो ज्ञात कैसे करेगा कि हाँ यही पानी है। तो पहले वाले इंसान ने पूछा जिसे प्यास लगी थी कि आपने कभी पानी पिया है? तो उसने कहा कि हाँ मैंने पानी पिया है। अब वो आदमी बताने लगा अपने तजुर्बे से कि पानी जब पीते हैं तो कैसा लगता है। तो वो बताता है कि जब हम पानी पीते हैं तो कुछ ना आवाज़ आती है, खन 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 खन। कैसी खन खन? पीछे झरना बह रहा है, झरने से पानी नीचे गिर रहा है और नदी बह रही है। तो वो झरने के गिरने की जो आवाज़ है उसको बताता है, छन 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 ऐसी आवाज़ आती है पानी गिरने की, और इस तरह से वो डिस्क्राइब करता है। और जब हम पानी पी रहे होते हैं तो वहाँ दो फूल होते हैं, एक गुलाबी रंग का, एक लाल रंग का। और जब हम पानी पी रहे होते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर हम बैठते हैं और पानी को पीते हैं। वो कहता है अच्छा ऐसा होता है, और बताओ और बताओ। वो कहता है कि जब हम पानी पी रहे होते हैं तो वहाँ पत्थर होता है, दो फूल होते हैं, गुलाबी एक लाल, पीछे छन छन आवाज़ आ रही होती है, और पानी जहाँ बह रहा है उस नदी के उस पार एक कुटिया होती है जिसके आगे गाय बंधी होती है। कहते हैं अच्छा कुटिया भी होती है, गाय भी बंधी होती है? अच्छा हाँ समझ गया, और बताओ और बताओ। वो कहता है कि अच्छा उसके पीछे कुछ पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के ऊपर बर्फ चमक रही होती है ऊपर चोटी पे। कहता है अच्छा। कहता है ऐसा होता है पानी पीने का तजुर्बा? कहते हैं हाँ, जब आप पानी पीते हैं तो इस प्रकार का आपको तजुर्बा मिलता है, तो ये पानी पीना होता है। कहते हैं अच्छा समझ गया मैं, अब मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। कहते हैं ठीक है। वो अपनी सफ़र शुरू करता है। अब वो बेचारा चला जा रहा है प्यास में व्याकुल, बिल्कुल मरे हाल कि कब बस बेहोश हो जाए कुछ पता नहीं। एक जगह उसे पानी मिलता है, बह रहा है पानी, वहाँ जाता है, खड़ा होता है, कान लगा के सुनता है, छन 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 आवाज़ तो आ ही नहीं रही क्योंकि झरना ही नहीं है। अरे भाई कहीं से बहता हुआ पानी आ रहा होगा, साफ पानी है, शीतल पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, और उठा और पी जा, मीठा मीठा पानी है, पी जा, प्यास बुझेगी। नहीं, छन छन आवाज़ नहीं आ रही, छोड़ गया, आगे बढ़ गया। फिर कुछ कोस चला, फिर उसे और एक नदी नजर आई, वहाँ कान लगा के सुना, छन छन आवाज़ आ रही है। वहाँ हो सकता है कोई बह रहा हो, झरना हो, गिर रहा हो पानी, आवाज़ आई छन छन, हाँ यही है। अब पत्थर ढूंढ रहा है, पत्थर है नहीं है, पत्थर है, पत्थर भी है, बैठ गया पत्थर पे। अब वहाँ फूल ढूंढने लगा, दो फूल है या नहीं है? एक फूल है, किस रंग का है? गुलाबी रंग का है, पर लाल वाला फूल तो है ही नहीं। अब लाल वाला फूल नहीं है, पानी नहीं पिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। फिर कोस चला, बिल्कुल ऐसा हाल हो गया कि बस अब तो मरा ही मरा, चला भी नहीं जा रहा है, रेंग रेंग के चल रहा है हाथों से, प्यास के मारे जीभ बाहर निकल रही है, पर चला जा रहा है। क्यों? वो पैरामीटर पूरे नहीं हो रहे ना उसके, तो पानी पीने के, पानी नहीं पिएगा, पानी बार बार मिलता जा रहा है, पर वो पैरामीटर्स ढूंढ रहा है। उसकी क्रेविंग किस चीज़ के लिए है? उन पैरामीटर्स के लिए। कुछ कोस आगे चल के फिर पानी बह जा रहा है, फिर बैठा, आवाज़ कान लगा के सुना, झन 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 आवाज़ भी आ रही है, बड़ा पत्थर भी है, दो फूल भी है, और इस बार गुलाबी और लाल दोनों है। अब बैठता है, पानी हाथ में लेता है, पीने लगता है, लेकिन पीते पीते भला मानस फिर इधर सर उठाता है, अपना पिया नहीं है, सर उठाता है और इधर उधर देखता है। अब झोपड़ी कहाँ है? झोपड़ी ढूंढो, झोपड़ी के आगे गाय ढूंढो, और झोपड़ी के आगे गाय भी मिल गई। अब पीछे पहाड़ ढूंढो, और पहाड़ के ऊपर तो बर्फ है ही नहीं, इस पहाड़ के ऊपर तो बर्फ नहीं है। उस पानी को भी फेंका, हाथ पोछे, फिर आगे चल दिया।
तो क्या मिला उसे, क्या पाया उसने? उसकी प्यास तो बुझी नहीं ना। पानी मिला जा रहा है लेकिन पी नहीं रहा है। उसका जो एक उसने अपने अंदर एक डेफिनेशन बना के बैठा है, जो अपने मन में मत बना के बैठा है कि जब ये सारे पैरामीटर्स पूरे होंगे, खनखन आवाज़ भी आएगी, बड़ा पत्थर भी होगा, 2 रंग के फूल भी होंगे, झोपड़ी भी होगी, गाय भी होगी, पहाड़ भी होगा, पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ भी होगा, तब पानी पीऊँगा मैं। अरे भाई, वो उसका अनुभव था, वो उसका तजुर्बा था। उसकी राह में जब वो बेचारा जा रहा होगा कहीं पे, तो हो सकता है उसकी राह में इस प्रकार के चित्रण आया हो, उसने उस प्रकार का चित्रण सोच लिया और प्यास बुझा ली हो। तो अध्यात्म के रास्ते में जब वो चला और प्यास जो उसने बुझाई, प्यास बुझाने का मतलब व्याकुलता का निवारण किया, वो व्याकुलता का निवारण उस पानी को पीने से हुआ जो पानी समता में बने रहने को मैं मानता हूँ। तो वो पानी तो हमने पिया नहीं और इन पैरामीटर्स में लग गए, इस प्रकार की स्टेट्स में लग गए, स्थितियों में लग गए। तो हो सकता है, एक उदाहरण से मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, हो सकता है जो भंग ज्ञान है, भंग अवस्था है, वो ये हो कि पत्थर पे बैठ के पानी पीना है, बस ये भंग अवस्था है। अब उस पत्थर पे बैठ के यहाँ पे 2 फूल हैं, नहीं है, पीछे झरने की आवाज़ आ रही है, नहीं है, कुटिया है, उसके आगे गाय है, नहीं है, कुटिया के पीछे पहाड़ है, नहीं है, पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ है, नहीं है, इन पैरामीटर में कोई लेना देना नहीं है। ये उस इंसान का तजुर्बा था जब वो भंग अवस्था को प्राप्त किया था उसने, जब वो पानी पी रहा होगा, तो उसने सोचा होगा कि ऐसे ऐसे होता है। तो अब जब मैंने पानी पिया तो मुझे मेरी अवस्था महसूस हुई जिस वक्त मैं बैठा हूँ। हो सकता है जिस वक्त मैं बैठा हूँ वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर हो और एक कुआं हो, कुएं के अंदर पानी हो, मैंने कुएं में से पानी निकाल के पिया और सूखा सूखा हो सब जगह, छोटे मोटे कुछ पेड़ हो 2-4 और एक सेब का पेड़ हो, बगीचे में यहाँ 2-3 बकरियाँ हो, यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता बंधा हो। तो मेरी डेफिनेशन में ये है। तो कैसा हो कैसा नहीं हो ये सब एक डेफिनेशन है, ये स्टेट ऑफ टाइम है कि इस वक्त आपने जब उस चीज़ को तजुर्बा किया तो आपकी चित्त की चेतना कैसी थी, वो आपके लिए सत्य है, किसी और के लिए सत्य नहीं है। तो मेन उद्देश्य पानी पीना है, उस पानी को ना छोड़ें, उसको पीते चलें, समता में बने रहें। हर क्षण प्रति क्षण अपने मन को सहज रूप से समता में बनाए रखें, ना राग करें ना द्वेष करें। ये जो स्टेट आएगी ना, जब भी आएगी, भंग अवस्था है, XYZ अवस्था है, किसी और प्रकार की अवस्थाओं के नाम आप गूगल पे करेंगे तो पता नहीं कितनी अवस्थाएं आ जाएंगी। कुछ लोगों को तो काम यह है कि बैठ के बस अवस्थाओं को ही बनाते रहते हैं, पर करके तब आनंद है जब उस चीज़ को खुद तजुर्बा करो, उस चीज़ को खुद फील करो। और जब फील करोगे तो कह नहीं पाओगे, कहोगे भी तो क्या कहोगे, क्योंकि वो जो फीलिंग होगी वो सेंसेस से हटकर है, और जो कहना है वो तो सेंसेस के द्वारा ही कहना है। तो जो चीज़ सेंसेस के पैरामीटर में ही नहीं है, सेंसेस की बाउंड्री में नहीं है, उसको सेंसेस के जोन में आकर किस तरह से व्यक्त कर पाओगे। सिर्फ मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही है कि विपश्यना करते चलें, और जो ये अवस्था आएंगी अपने समय पे आएंगी और नष्ट हो जाएंगी, यह भी बदल जाएगा। इसको भी ना अच्छा माने ना बुरा माने, इसको भी समता से जाने कि यह भी एक प्रकार की सेंसेशन है आपके मन में, और अपने मन को, साधना को सूक्ष्म सूक्ष्म करते चलें। इस क्षण जैसा है उसको वैसा स्वीकारें, आगे बढ़ें, जैसा है आगे बढ़ें, क्योंकि सब बदल रहा है। आज सूक्ष्म है तो कल स्थूल होगा, कल स्थूल है फिर सूक्ष्म होगा, फिर सूक्ष्म है फिर स्थूल होगा। ये तो चलता चला जाएगा, ये तो चलता चला जाएगा। तो जैसी स्थिति आई उसको समता से वैसे देखा, वैसे जाना, ना अच्छा माना ना बुरा माना, समता से बने रहे, और यह भी बदल जाता है, वह भी बदल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। पानी जहाँ भी मिले उसे पीते चलें, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न होता हो तो आप प्लीज़ बेहिचक मुझसे पूछें, मुझे उसका उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।